जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज मैं ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 24 लेकर आया हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग सर्किल के आगे का बात को देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हम जो लेक्चर नंबर 23 बताए थे उसमें हम सर्किल का फंडामेंटल बातें बताए हुए थे। फंडामेंटल बात करने का मतलब ये है कि सर्किल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, उसके बाद माइनर आर्क, मेजर आर्क, उसके बाद माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये सब बात हम कर लिए थे। आपको हम बता दें कि 23 से तो जो मैं सर्किल स्टार्ट किया और आज का लेक्चर है 24। कहने का मतलब मैंने अभी तक ज्योमेट्री में 24 सेशन ले चुका हूँ। 24 सेशन में इट मीन्स आज हम 24 बताने जा रहा हूँ, तो आज का भी सेशन को हम ऐड कर ले तो आज मिलाकर पूरे सेशन ज्योमेट्री का 24 हो गया। आपको मैं बता दूं कि जब हम ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे इट मीन्स लेक्चर नंबर 1 से, तो क्या क्या बताए थे थोड़ा हम शॉर्टकट में रफली बता देता हूँ। जैसे जब मैं ज्योमेट्री स्टार्ट किया था तो शुरू का जो 2 लेक्चर था, फर्स्ट और सेकेंड, उसमें हम ज्योमेट्री का फंडामेंटल बात किए थे। फंडामेंटल कहने का मतलब ज्योमेट्री में पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, एंगल क्या होता है, उसके बाद पैरेलल लाइंस क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, उसके बाद आपको हम बताए थे कि ट्रायंगल का जो अलग अलग पार्ट्स है उसके बारे में बताए थे। जब ये सारी बातें हम बता दिए थे तो लेक्चर नंबर 3 से हम सेंटर्स पे बात किए थे। कहाँ तक? लेक्चर नंबर 12 तक। और लेक्चर नंबर 13 से हम सिमिलर, उसके बाद कन्ग्रुएंस, उसके बाद स्टेवर्ट थ्योरम, उसके बाद मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम, ये सब बातें बताए थे। लेकिन लेक्चर नंबर 23 से हम सर्किल स्टार्ट किए थे और आज 24 में सर्किल का आगे का बात देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है उसको। लेकिन अब आप जान गए कि मैंने ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। आपके लिए हर एक लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्किल का पार्ट 2 लेक्चर और पूरे ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 24। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये 2 फार्मूला सबको पता रहता है। हम इस 2 फार्मूला से कुछ फार्मूला को भी बताएंगे कैसे होता है। ओके, उसके बाद हम कुछ थ्योरम पे भी चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि कंसेप्ट बताने के बाद मैं उस कंसेप्ट पे डिपेंडेड प्रीवियस ईयर से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को भी मैं लेकर आता हूं कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, खुद में आप बिल्ड कीजिएगा, खुद को बिल्ड कीजिएगा कि मुझे कैसे एग्जामिनेशन को फेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्किल। जैसे कल के क्लास में हम बताए थे कि ये एक सर्किल है। ओके, इस सर्किल में सपोज हम इस सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स ले लिए, तो ये आपका क्या है? माइनर आर्क है। ये आपका क्या है? माइनर आर्क। और ये क्या है? आपका मेजर आर्क। आर्क बोले तो चाप, हिंदी में चाप बोलते हैं। ये इसको किससे डिनोट करते हैं? एल से। अब हम कहें कि इस चाप की लंबाई का वैल्यू क्या होगा? ये आपका सेंटर है। अब मान लीजिए ये आपका रेडियस और ये भी आपका रेडियस, ये आर है, ये भी आर होगा और ये आपका क्या हो गया? थीटा। अब हम इसके चाप की लंबाई के बारे में पूछे तो बोलिए, तो ये जो चाप की लंबाई है पूरे सर्किल का ही एक भाग है। पूरे सर्किल के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 पाई आर। अब ये जो 2 पाई आर है, अगर 2 पाई आर पूरा गोल घूमेगा तो कितना का एंगल बनाएगा? 360 का। लेकिन हम पूरे सर्किल में यानी कि अगर पूरा लेंथ लेंगे तो 360, लेकिन 360 तो नहीं है। हम एंगल कितना ले रहे हैं? सॉरी, ये सेंटर ओ है, यहाँ पे एंगल कितना ले रहे हैं? थीटा। तो यहाँ पे हम थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। कहने का मतलब ये जो एल है, इस एल का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। अब ये कट जाएगा 180, यानी एल का फॉर्मूला क्या हो गया? पाई आर थीटा बटा 180। ये भी एक फार्मूला होता है चाप की लंबाई का। अब ये जो एल थीटा देख रहे हैं, ये थीटा यहाँ पे डिग्री में यूज होगा। किस में यूज होगा? डिग्री में। अभी डिग्री और रेडियन क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा, कुछ देर रुक जाइए। अब जरा देखिए, या अभी बता देता हूँ क्योंकि अभी यूज है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि अगर कहीं पे पाई रेडियन है, उल्टा पहले लिख दीजिए क्योंकि डिग्री लोग ज़्यादा फेमस है। 180 डिग्री बराबर हम लोग जानते हैं पाई रेडियन होता है।
ओके, तो अगर हम कहें कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो पाई बटा 180 रेडियन होगा, कन्फर्म है। अगर हम कहें एक छोटा सा एग्जाम्पल दें कि 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करें, तो पाई बटा 180 गुना 30, ये कितना मर्तबा कट जाएगा, 6 मर्तबा, यानी पाई बाई 6 रेडियन। इससे आप क्या समझे कि अगर डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो हमेशा हम लोग पाई बटा 180 से गुना करते हैं। तो हम यहाँ पे एक नोट लिख दे रहा हूँ। नोट में क्या है कि अगर मुझे डिग्री से डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू अगर रेडियन जाना है तो मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे, पाई बाई 180 से। और अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो तो इसका जस्ट अपोजिट 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी आप बाद में लिख लीजिएगा। अब जरा देखिए, ये तो एक फार्मूला हो गया, कब, जब थीटा का वैल्यू डिग्री में दिया हो। सपोज थीटा का वैल्यू रेडियन में दे देगा तो क्या करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। एल का वैल्यू, पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 इंटू आर इंटू थीटा बाई 180। ओके, इससे ही कट जाएगा, यानी एल का एक और फार्मूला हो गया आर थीटा। और ये जो आप थीटा देख रहे हैं, ये थीटा आपका जो कहलाएगा, ये थीटा जो लिखाएगा आपका रेडियन में लिखाएगा। ये थीटा यहाँ पे किस में यूज करेंगे, रेडियन में। अब देखिए, मैंने एक फार्मूला प्रूफ कर दिया कि L इजिकल टू आर थीटा होता है। अगर हम कहें कि यहाँ से R का वैल्यू निकालिए तो ये आ जाएगा नीचे, L बाई थीटा हो जाएगा, ये भी एक फार्मूला हो गया। फिर मैं कहें कि अगर यहाँ से थीटा निकालिए तो फिर ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, यानी L बाई आर हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने इन दो फार्मूला के मदद से ही मैंने चाप की लंबाई का फार्मूला निकाल लिया, इस आर का लंबाई यानी वैल्यू क्या होता है वो निकाल लिया, और फिर ये थीटा क्या होता है वो भी मैंने वैल्यू निकाल लिया। मैंने एक फार्मूला को बताया। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम आगे का बात बताते हैं। आगे अब चलिए, तो आपने आज जान गए कि एल का फार्मूला थीटा आर क्यों होता है। फिर मैं आगे का बात बताने जा रहा हूं। जैसे अभी आपने जाना कि ये क्या है, आपका लेंथ है। अब जरा सोचिए, कल सिखाए हुए थे और बताए थे कि 2 रेडियस और एक चाप से ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड 1 आर्क इज कॉल्ड सेक्टर, आपको हम बताए हुए थे। अब ये सेक्टर का भी, अब जरा सोचिए, सेक्टर का भी तो पेरीमीटर होगा, इट मीन सरकमफ्रेंस, इट मीन परिधि। मान लीजिए आपको हम बताए हैं, कल ही के क्लास में मैं बताया था कि अगर किसी ट्रेंगल में, अच्छा एक बात बताइए, कोई भी शेप का अगर पेरीमीटर निकलता है, सपोज उसका फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो आप क्या करते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो जितने भी साइड्स हैं उस साइड्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मान लीजिए ट्रेंगल है, हम कहें कि इसका पेरीमीटर निकलना है, तो क्या कीजिएगा, इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा। यानी पेरीमीटर कहे, या पेरीमीटर किस में कहते हैं, ट्रेंगल में या रेक्टेंगल में। इट मीन्स रेक्टेंगल मतलब क्या, क्वाड्रिलेटरल में या ट्रेंगल में। वही पेरीमीटर जब सर्किल में आता है तो एक नया नाम आ जाता है सरकमफ्रेंस। कभी कभी क्वेश्चन में भी लिखा होता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्किल, तो सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि अरे सर्किल में तो पेरीमीटर जानते ही नहीं है। भाई पेरीमीटर का मतलब ही होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस में एक स्पेशल नाम दे दिया, सॉरी सर्किल में एक स्पेशल नाम दे दिया सरकमफ्रेंस, नहीं तो सर्किल में भी आप पेरीमीटर बोल दीजिएगा, कोई गलत नहीं होगा। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं, ये पिज्जा का टुकड़ा ऐसा ही होता है, इसका पेरीमीटर निकलना है। तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए यहाँ पे अभी जैसे एल का तो वैल्यू निकाल लिए, सेक्टर निकलना है, तो पेरीमीटर तो अब यहाँ से ये निकाल लिए। अभी हमने एल का वैल्यू क्या निकाला है, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एल का फॉर्मूला क्या होगा, एल क्या है, पूरे सर्किल का क्या है, पूरे सर्किल में जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है, पूरा एंगल 360 इंटू कितना थीटा, ये कितना कट गया 180, यानी पाई आर थीटा बाई 180, इस चाप की लंबाई हो गया। अब हम कहें कि चाप की लंबाई ये वाला हो गया,
फिर ये वाला ऐड कीजिएगा, ये वाला ऐड कीजिएगा। कहना ये है कि अगर हम कहें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालिए तो क्या कीजिएगा, इस लेंथ में क्या है दोस्तों, पाई आर थीटा बाई कितना 180, इसमें जोड़ देंगे ये आर और ये आर, कितना 2r। तो याद रखिएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का यही फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में। अगर आप इसको रेडियन में बदलिएगा तब फिर क्या होगा, तो ये भी देख लीजिए, पाई से ये कटेगा कितना मरतबे, 2 मरतबे, यानी यहाँ पे क्या है, पाई से पाई, एक मरतबे कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे क्या उतरेगा आर थीटा, अब प्लस कितना 2r, इसमें से r कॉमन ले लीजिएगा तो थीटा प्लस कितना 2, ये भी एक पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब कहिएगा सर दोनों में अंतर क्या आता है, अंतर वही है जो पीछे बताए थे, यहाँ पे जो थीटा होगा वो किस में होगा, डिग्री में, और यहाँ पे जो थीटा होगा वो किस में होगा, रेडियन में। तो आपने 2 फॉर्मूला और जाना कि आपका पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, वो आप डिग्री में समझिए या रेडियन में समझिए, ये भी एक फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। जब पेरीमीटर का बात हो गया तो आपका इसमें भी तो आएगा, एरिया का भी बात होगा। जब पेरीमीटर का बात हो रहा है तो एरिया का भी बात होगा। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला शुरू का जो 1-2 क्लास होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। रीजन क्या है कि इसमें आपको फंडामेंटल बात बताया जाता है। जिस बच्चे का फंडामेंटल जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गया तो आगे का जो भी थ्योरम आएंगे वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पहले शुरू का छोटी छोटी बातें को समझ लेते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। थ्योरम में क्या है कि आपका थ्योरम का रिजल्ट मालूम होना चाहिए, आई बात समझ में। और इसमें क्या है, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू पुटिंग आंसर गेटिंग, ये वाला कंसेप्ट याद रखिए। फॉर्मूला या कोई भी थ्योरम का रिजल्ट, खासकर ज्योमेट्री में और मेंसुरेशन में भी, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, थ्योरम का कंसेप्ट मालूम है, तो वैल्यू पुटिंग आंसर गेटिंग वाला कंसेप्ट आप अपनाइएगा। तो हमने इसका पेरीमीटर तो जान गया, इसका एरिया भी तो होगा, तो चलिए एरिया का भी बात कर लेते हैं। तो एक बात बताइए, पूरा एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। जैसे हम यहाँ फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में। तो ये जो एरिया है एक सर्किल का ही एक पार्ट है, तो पूरे सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और पूरे सर्किल का एरिया में एंगल कितना बनता है, 360। मुझे कितना एंगल का एरिया निकलना है, थीटा का, तो यहाँ थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये कब लगाएंगे, जब आपका थीटा कौन चीज में हो, डिग्री में हो। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब थीटा कौन चीज में हो, डिग्री में। सपोज अब ये थीटा को हम डिग्री से रेडियन में बदल रहे हैं, तो जैसे ही रेडियन में बदलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ये पाई से कितना मतलब कट जाएगा, 2 बार में, पाई का मतलब 180 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो थीटा पुट करेंगे, ये पुट किस में करेंगे, रेडियन में। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। फिर देखिए अभी और फॉर्मूला बनेगा, आप देख सकते हैं एक सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर आगे का बात करें तो इसको लिख सकते हैं 1/2 आर इंटू आर थीटा। अभी देखिए यहाँ पे आर इंटू आर थीटा भी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए 1/2 आर, और इसका फॉर्मूला अभी प्रूफ किए हैं एल, यानी ये भी एक फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर 1/2 आर एल। अब बीच में इंटू ही रहता है, तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला एक ही चीज का, एक ही कंसेप्ट का फॉर्मूला अलग अलग फॉर्म में है, अलग अलग रूप में है। तो इस बात को आप केयर कीजिएगा, कब फॉर्मूला कब लगाएंगे, क्यों लगाएंगे। ये भी थीटा कौन चीज में है, रेडियन में। तो आपने एक बात को समझ लिया कि अगर लेंथ ऑफ आर्क यानी आर्क से डिपेंडेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने फॉर्मूला कैसे कैसे आया है आपको मैंने बता दिया। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या क्या आज पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ा कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मूला निकाला गया वो बताया।
फिर मैंने देखा कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ सेक्टर इसको कैसे निकालेगा। मैंने ये सब बात समझा दिया आपको, यकीन है कि आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग आगे कुछ और बात कर लेते हैं। जब आर्क का बात हो रहा है तो आर्क में आपका एक और बात बताए थे, माइनर आर्क और मेजर आर्क। माइनर आर्क के मदद से माइनर सेगमेंट होगा और मेजर आर्क के मदद से मेजर सेगमेंट हो गया। जैसे यहाँ पे एक सर्किल है, ओके, मैंने आपको ये सेंटर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये सब जो ओ ए बी, ये आपका क्या हो गया, सेक्टर हो गया। जो सेक्टर में से देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स है ना, आर्क लिए हैं, यहाँ पे एक चाप लिए हैं, इसको अगर मिला दे तो ऊपर ये वाला भाग क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। आप देख सकते हैं ये वाला जो भाग है ये ट्रायंगल है। तो ये जो छोटा वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग जो रेड कलर से कर रहे हैं, ये वाला भाग जो है ये आपका माइनर सेगमेंट है। ये क्या है आपका माइनर सेगमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुखंड। क्या बोलेंगे, लघुखंड, या इसको एक और नाम दिया जाता है लघु वृत्तखंड। लघुखंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये वृत्त का एक खंड है, एक टुकड़ा है और छोटा टुकड़ा है, इसलिए लघुखंड। और लघु वृत्तखंड, वृत्त क्यों लगाए, क्योंकि वृत्त का ही एक टुकड़ा है, तो इसको हिंदी में लघुखंड बोलिए या लघु वृत्तखंड बोलिए। अब हम अगर कहें कि इस लघुखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अब खुद सोचिए, अगर पूरे सेक्टर में से अगर हम कहें यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखिए आपको मैं फार्मूला के अनुसार, फिगर के अनुसार आपको फार्मूला इसलिए बता रहे हैं कि जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो वहाँ पे फिगर आप मन में ही सेटअप करके आप बना सकते हैं, या आप पेपर पे शॉर्टकट में जैसे ट्रिक जो होते हैं, ट्रिक उसी को समझ में आएगा मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में, जिसको फिगर का आइडिया हो। अगर फिगर का आइडिया नहीं रहेगा वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड होते हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि फार्मूला आपको फिगर से ही पता चलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो मैंने क्या कहा कि उस पूरे सेक्टर में से, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यानी इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। अभी मैंने बताया कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ये आर है, ये आर है और ये थीटा है। तो हम बताए थे कि दो अगर साइड हो और उसके बीच का एंगल हो तो उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 दोनों साइड का इनटू, यानी आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहाँ थीटा किस में रखेंगे, हमेशा डिग्री में रखेंगे, ओके। दूसरा आता है, इसका हिंदी क्या होगा, लघुखंड का क्षेत्रफल। हिंदी क्या होंगे दोस्तों, लघुखंड का क्षेत्रफल, ओके, ये बात याद रखिएगा। फिर हम आगे बात करें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं, हम ब्लू पेन से इसको कलर करते हैं, ये वाला भाग, ये जो आप ब्लू वाला भाग देख रहे हैं, इस तरह से अगर हम सब खींच दें, ये वाला समझ जाइए, हम पूरा खसे आइए इसको कलर को भरेंगे तो काफ़ी टाइम किल होगा। ये वाला जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं, ये वाला भाग क्या है आपका, दीर्घखंड है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, दीर्घखंड का क्षेत्रफल। दीर्घखंड का क्षेत्रफल। एक बात मैं और बता दूं, अभी याद आया, ये मेंसुरेशन में भी है। मेंसुरेशन में भी जब मैं मेंसुरेशन बताऊंगा तो वहाँ भी ये सब बात पे चर्चा होगी। तो अगर हम कहें कि दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरे सर्किल में से क्या कर देंगे, ये लघुखंड को घटा देंगे, यानी एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस, जगह नहीं है तो नीचे लिख दे रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये फॉर्मूला होता है। यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, ओके। इसी को एक और नाम दे सकते हैं, ऐसे सिर्फ दीर्घखंड। समझ में आ रही बात। तो आपने आर्क से रिलेटेड फॉर्मूला क्या क्या जाना, आर्क में चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, सेक्टर का परिमाप क्या होता है, सेक्टर का एरिया कैसे होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है,
एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है। ये मेन बातें हैं, सर्किल का कुछ फॉर्मूला होता है। अब मैं थ्योरम को बताऊंगा, इसको लिखिए। चलिए आज हम एक दो थ्योरम पे भी चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। और आज का जो थ्योरम होगा, जैसे आज मैंने क्या बताना स्टार्ट किया, आर्क से रिलेटेड बात, तो आज मैं आर्क से रिलेटेड ही थ्योरम भी बता देता हूँ एक दो। ओके, जब थ्योरम का बात हो जाएगा तो इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो लंबा नहीं हुआ तो इसी लेक्चर में होगा, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आज के कंसेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, देख लेंगे। या ऐसा भी करेंगे कि सारे थ्योरम को बता दूंगा या कुछ थ्योरम को बता दूंगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जिस बेस पर पूछे जाते हैं उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। तो चलिए कुछ थ्योरम पे भी बात कर लेते हैं। पहला थ्योरम लेते हैं। अब आप सर्किल में थ्योरम नंबर के साथ लिखिएगा कि मैंने आपको कितना थ्योरम बताया, क्योंकि सर्किल इट मीन ज्योमेट्री में थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब मान लीजिए ये सर्किल है, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने 2 पॉइंट लिया, आर्क यानी आर्क के लिए 2 पॉइंट लिया। ये आप देख रहे हैं कि सेंटर है। अब हम यहाँ से सेंटर पे मिला दिए, तो ये जो आर्क ले रहे हैं, ये आर्क द्वारा यहाँ पे ये एंगल बना, यही आर्क द्वारा अगर हम यहाँ सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बना दें परिधि पर, या आप यहाँ भी बना सकते हैं या आप यहाँ भी बना सकते हैं, यानी एक ही चाप पर यानी एक ही आर्क पर एक ही आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे जितने एंगल बनेंगे और उसी आर्क पे जो सेंटर पे एंगल बनेंगे, तो सेंटर पर बना एंगल जो होगा इस सरकमफ्रेंस से बने एंगल का क्या होगा, 2 गुना होगा। हिंदी में समझिए, किसी भी वृत्त में जो केंद्र पर का जो कोण होगा वो परिधि पर के कोण का क्या होगा, 2 गुना होगा। मैंने क्या बोला, थ्योरम नंबर 1, किसी भी वृत्त में केंद्र पर का कोण परिधि पर के बने कोण का 2 गुना होता है। मैंने क्या बोला कि इस सेंटर पे एंगल सबटेंड बाय सेंटर इज 2 टाइम्स टू सरकमफ्रेंस एंगल, यानी आपका जो सेंटर पर का जो एंगल होता है सरकमफ्रेंस का क्या होता है, 2 गुना होता है। मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, तो इस पर का एंगल यानी एंगल AOB जो है वो डबल होगा एंगल ACB के। ये आप याद रखिएगा। अब ये कैसे होता है हम इसको प्रूफ करके दिखलाते हैं। अब जरा देखिए, अगर हम इसके सामने से यहाँ से ऐसे खींच दें, ओके, यहाँ पे खींच दिए, ये सेंटर से होकर पास कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। फिर से हम बनाते हैं फिगर को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसको ऐसे मिला दें, अब देखिए जैसे ही यहाँ पे मिला है मेरे पास 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक AOC और फिर AOC हो गया BOC। तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल किसमें, AOC में। जरा देखिए ये एंगल इस ट्रायंगल का बहिष कोण है यानी एक्सटीरियर एंगल है, यानी कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे C है, यहाँ पे O है और यहाँ पे A है, और यहाँ पे क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है। एक और बात है, सेंटर परिधि, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग R बोलते हैं। कहने का मतलब ये जो लेंथ है, ठीक है, और ये जो लेंथ है, फिर ये जो लेंथ है, ये लेंथ, यानी यहाँ पे आप चीज देख रहे हैं एक चीज कि OA बराबर OB बराबर OC है, OA OB OC सब रेडियस है। कहने का मतलब पहले अगर इस ट्रायंगल में जा रहे हैं, किस ट्रायंगल में, AOC में, अगर इसको हम x मान लिए तो ये भी कितना होगा, x होगा। अब एक और बात, जब ये साइड बराबर है तो ये आपका एंगल बराबर होगा, यानी अगर इसको हम अल्फा मान लें तो ये भी अल्फा होगा। आई बात समझ में। फिर ये रेडियस x है तो ये भी x ही होगा,
आई बात समझ में। चलिए ये भी एक्स ही होगा, हम मान लीजिए इसको हम एक्स मान लिए, यहाँ भी तो ये भी एक्स तो है ही। अगर यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा है तो यहाँ भी वही बनेगा। चलिए कुछ देर के लिए इसको हम बीटा मान लेते हैं, तो यहाँ भी क्या बनेगा दोस्तों, बीटा बनेगा। अगर आप अल्फा अल्फा भी करते हैं तो गलत नहीं होगा, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बस आपको समझने के लिए बोले कि थोड़ा एंगल को डिफरेंट ले लेते हैं, क्योंकि साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब जरा ध्यान देंगे कि किसी भी ट्रायंगल में जो बहिष्कोण होता है, यानी एंगल ये वाला एक्स ही लिखते हैं, एक्स जो एंगल होगा यहाँ पे वो क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी अल्फा प्लस अल्फा कितना, 2 अल्फा। अगर हम इन ट्रायंगल यानी त्रिभुज, इन छोड़ हटा दीजिए, यहाँ पे हिंदी में ही लिखिए, त्रिभुज किस में, BOC में, आई बात समझ में, BOC में, BOC में भी अगर हम ये वाला एंगल लें, एक्स ही ले, चलिए तो यहाँ पे क्या, इसको क्या माने, बीटा बीटा, आप अल्फा भी मान सकते हैं, आपको बता दिया है 2 बीटा, चलिए रहने दिया, यानी एक्स का वैल्यू 2 अल्फा और एक्स का वैल्यू 2 बीटा। ओके, अब जरा देखिए यहाँ से मुझे क्या साबित करना है, एंगल AOB बराबर 2ACB। यहाँ से अगर हम LHS ले लें, हम बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं कि कैसे बराबर होता है। ऐसे आप लोग एकेडमिक क्लास में पढ़े होंगे, 9th में इसका प्रूवमेंट है, इसी तरह से प्रूवमेंट होता है, लेकिन वहाँ बच्चा की तरह बताया जाता है। माना कि COR एक वृत्त है, लेट COR इज अ सर्किल, ऐसा आप लोग लिखे होंगे 9th क्लास में। बस हम यहाँ एक कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो AOB ये कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में है ना, 2 पार्ट में। AOB कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में है। कौन कौन, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी x प्लस एक्स। एगो x का वैल्यू कितना है 2 अल्फा और फिर x का वैल्यू क्या है 2 बीटा, यानी 2 अल्फा प्लस बीटा। अब जरा देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, क्या देख रहे हैं, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ACB। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केंद्र पर जो बना कोण है, परिधि पर के बना कोण का क्या है, 2 गुना है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पे डिपेंडेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको थ्योरम का जानकारी नहीं रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को, इस पे डिपेंडेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, केंद्र पर बना कोण परिधि पर के बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आगे कुछ बात करते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया, केंद्र पर का बना कोण परिधि पर के कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ और बात है, जैसे अभी बताए हैं फिर से बता देते हैं कि ये आपका आर्क हो गया, इस आर्क की मदद से ये सेंटर पे भी एंगल बना, तो ये आपका सेंटर पर का एंगल है। मान लीजिए इसी आर्क पर हम यहाँ एंगल बना दें, या यहाँ बना दें, या यहाँ बना दे, सब क्या होगा, ये सब तो एंगल बराबर होगा। कैसे, केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना, केंद्र पर का कोण परिधि पर के बने कोण का दुगना, केंद्र पर का कोण परिधि पर के बने कोण का दुगना। इट मीन्स एक ही आर्क पर, एक ही चाप पर जितने एंगल बनते हैं सर्कम सेंटर पे, सभी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक और बात जो बहुत ही यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरम, क्या, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण बोले तो राइट एंगल 90 डिग्री, और सम अर्धवृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। अब आपको कल हम बताए हुए थे कि किसी सर्किल को अर्धवृत्त का यानी आधा आधा बांटना है तो उसको कहाँ से ले जाते हैं, सेंटर पर से ले जाते हैं। हो गया, यानी ये वाला जो भाग है आपका क्या है, इस काम का नहीं है, इसको हम डॉट डॉट से बता देते हैं, इस तरह से ये डॉट डॉट हो गया, आई बात समझ में, ये आपका डॉट डॉट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये केंद्र है, तो अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण क्या, यहाँ पे मान लीजिए हम एक एंगल बना दिए, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। अब इसको चाहे तो मैं 2 तरीका से समझा सकता हूँ। पहला अभी के थ्योरम से कि केंद्र पर का बना कोण इसका क्या होता है, डबल होता है। तो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं
कि परिधि पर बना कोण स्क्वायर, सेंटर का क्या होता है आधा। तो बताइए, तो ये जो सेंटर पर से लाइन गया है, ये सेंटर पर से जो लाइन गया है एकदम स्ट्रेट गया है, और एक स्ट्रेट लाइन पे कितना का एंगल बनता है 180 का। तो अगर ये 180 होगा तो ये कितना होगा दोस्तों 90 होगा कि नहीं। कैसे, केंद्र पर बना कोण परिधि का दोगुना होता है। तो अगर ये इसका दोगुना है तो ये आधा है, तो 180 का आधा क्या हो जाएगा 90। ये तो एज अ डिफिनीशन के अनुसार हुआ। डिफिनीशन क्या, इस थ्योरम के अनुसार। अगर हम इस थ्योरम को थोड़ा देर के लिए भूल जाए तो इसको हम दूसरे तरीका से कुछ इस तरीका से प्रूफ करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, बस आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे ये एंगल बन गया, अब सपोज इसको हम यहाँ से मिला दिए। अब जैसे ही मिलाएं तो बताइए, तो सेंटर और सरकमफ्रेंस इसको क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। आई बात समझ में। सेंटर और ये आपका क्या सरकम सेंटर पर का एक पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब बताइए, जब ये दो साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। फिर ये भी एंगल बराबर होंगे। आ गया इसके पहले वाला थ्योरम नंबर 1, जस्ट उसी के जैसा है। अब बताइए, जब ये दो एंगल बराबर है, ये दो एंगल बराबर है, देखा जाए तो देखा क्या जाए, आप यहाँ पे देख सकते दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। यानी इस कंसेप्ट से भी आप प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ इतना जानिए कि केंद्र पर का बना कोण परिधि पर का दोगुना होता है। चूंकि एकदम सीधा जा रहा है तो ये 180 बनेगा, तो ये क्या होगा 90, तब ना 90 का डबल क्या होगा 180 होगा। तो आप देख सकते हैं कि आज की क्लास में मैंने कुछ फार्मूला को डिराइव किया कि फार्मूला कहाँ से आया है। साथ ही साथ मैंने आपको 3 थ्योरम बताया। कौन कौन थ्योरम, फर्स्ट कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर के बने कोण का दोगुना होता है। सेकेंड, एक ही चाप के द्वारा सरकम सेंटर पे यानी इस परिधि पे जितना एंगल बनाएंगे सभी एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और तीसरा मैंने बताया कि अर्धवृत्त का कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। मैंने 3 थ्योरम बताया। उसके बाद फॉर्मूला में मैंने क्या बताया कि चाप की लंबाई अलग अलग तरह से कैसे आपका निकाला गया है, फॉर्मूला कहाँ से आया है, क्योंकि उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर चाप की लंबाई की मदद से मैंने आपको सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का परिमाप बताया, क्षेत्रफल बताया। फिर जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और परिमाप बता दिया, उसके बाद मैंने लघुखंड का बात किए, फिर हम लोग दीर्घखंड का बात किए। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको लिंक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो क्लास होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, थ्योरम भी होगी। अगर देखेंगे उस पर कुछ नया नया क्वेश्चन होगा तो हम क्वेश्चन भी बताएंगे, नहीं तो पहले थ्योरम का सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, तब मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।